बैठिए जल्दी। अरे जल्दी बैठिए न, जहां पर भी बैठना है जल्दी बैठिए ना। आंसर मिल गया था ना। बैठ जाइए, जल्दी बैठिए जल्दी। चलिए जल्दी बैठ जाइए आप लोग, जल्दी बैठिए। आंसर अपलोड नहीं किए थे क्या? आंसर अपलोड है, आंसर अपलोड है, कल ही कर दिया, कल ही नहीं किए। क्वेश्चन के साथ अपलोड है आंसर, जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन के साथ ही आंसर अपलोड है। क्वेश्चन के साथ आंसर अपलोड है, आप देखिए क्वेश्चन के साथ आंसर अपलोड है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ अपलोड है। चलिए कल जो है, कल क्लास नहीं हो पाया था, और कल क्लास इसलिए नहीं हो पाया था कि जो है आपको लाइट कट गया था। हाँ, और जनरेटर का तेल खत्म हो गया था, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, जल्दी बैठ जाइए, आप लोग डिस्कशन शुरू करवाएंगे। आप ही लोग का इंतजार कर रहे हैं, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, 2 मिनट में बैठ जाइए। 2 मिनट में आप बैठे या न बैठे हम डिस्कशन शुरू कर देंगे। चलिए आ जाइए। हाँ, कल क्लास ही नहीं हो पाया, इसी वजह से 30 मिनट का वीडियो मिला है। और देखिए एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि क्लास हम 12 बजे से बोले थे, टेस्ट भी 12 बजे से बोले थे। 12 बजे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 12:30 बजे से, 12:30 बजे से, 12:30 से 5। ठीक है, क्योंकि 12 बजे क्लास छोड़ते ही हैं तो आने जाने में भी आधा घंटा लग जाता है। तो 12:30 बजे से टेस्ट होगा और 12:30 बजे से डिस्कशन होगा। एक दिन टेस्ट होगा, एक दिन डिस्कशन। कल टेस्ट हुआ, आज उसका डिस्कशन होगा, फिर कल टेस्ट होगा, परसों डिस्कशन होगा, फिर अगला दिन टेस्ट होगा, फिर अगला दिन डिस्कशन होगा। 12:30 से 1:30 टेस्ट होगा और 12:30 बजे से ही अगले डेट में डिस्कशन होगा। चलिए, आशा करते हैं अब सब लोग बैठ गए हैं क्या? अब आ जाइए और देखिए डिस्कशन में जो बताएंगे, जो लिखाएंगे और जो याद करवाएंगे, समझने पर जोर देना है, याद करने पर जोर देना है, लिखने पर कम जोर देना है। 2 बात पर ज्यादा जोर देना है, एक समझना और दूसरा याद करना। ये 2 बात पे ज्यादा जोर देना है। ठीक है, तो अब आ जाइए, देखते हैं, हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं।
फिजिक्स का क्लास बृहस्पतिवार से होगा सुबह में 10 बजे से। फिजिक्स का क्लास बृहस्पतिवार से होगा सुबह में 10 बजे से, ऑनलाइन ही होगा। आ जाइए। ज्योग्राफी का नोट अपलोड नहीं किए हैं, नोट अपलोड कर दीजिएगा। और देखिए स्टेट वाला जो है ना, ये सबको मत पढ़वाइएगा, क्योंकि वो लंबा चल जाएगा। स्टेट वाला नहीं पढ़वाना, स्टेट वाला बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो वो तो बिहार दरोगा बैच में ज्यादा समय है तो पढ़ा दिए, वो अलग बात है। स्टेट वाला नहीं पढ़ाना। चैप्टर 1 के बाद भारत का जैसे खत्म होगा चैप्टर 2 पे आ जाइएगा। स्टेट वाला नहीं पढ़ाना ये सब। चलिए बैठिए, जल्दी बैठिए हीरो सब। बैठ गए सब लोग? शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। गुनगुनाना बंद कीजिए, मुंह कान नाक बंद कीजिए। अब आइए बोर्ड पे देखिए। दीदी जी लोग बैठ गए? हाँ, सुन रहे हैं? आ जाइए अब बोर्ड पे, इधर उधर नहीं करना है। हे, मक्खी उक्खी कहीं बैठल है का हो? हाँ देखिए, देख रहे हैं एक मक्खी इंसान को, एक मक्खी परेशान करके रख देता। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। अब यहां से कमेंट हटा दीजिए। कुछ एकदम ऐसा विद्यार्थी कमेंटे पे जोड़ देगा, घुस घुस के मोबाइल में कमेंट मारेगा वो, ठीक है? हे 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 हे, क्या है? मारेंगे एक चट, गाले लाल हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए सब लोग, ऊपर वाले लोग, आपको भी हम देख रहे हैं, आप लोग बदमाशी बहुत कर रहे हैं और पीछे में बहुत हल्ला करते हैं। चिन्हित करके हम एडमिशन कैंसिल कर देंगे, ठीक है? नहीं तो आराम से शांति से पढ़िए, ठीक है? आ जाइए। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित? देखिए जो कालीबंगन है, कालीबंगन एक हड़प्पाई स्थल है और कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, रंग की चूड़ियां। और जो कालीबंगा नामक हड़प्पाई स्थल है, ये भारत के राजस्थान राज्य में है। ये भारत के राजस्थान राज्य में है और ये भारत के राजस्थान राज्य में घग्घर नदी के तट पर है। भारत के राजस्थान राज्य में घग्घर नदी के तट पर है। और जो कालीबंगन है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने, बीबी लाल ने, बीके थापर ने, इन सभी लोगों ने इसकी खोज किया है। तो जो कालीबंगा के खोजकर्ता हो गए, कालीबंगा के खोजकर्ता हो गए अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर, और बीके थापर, ये सब इसके खोजकर्ता हो गए। अब देखिए ऑप्शन में राबी है, भोगबा है, सिंधु है। राबी नदी के तट पर एक हड़प्पाई स्थल है, उसका नाम है हड़प्पा। राबी नदी के तट पर एक हड़प्पाई स्थल है, उसका नाम है हड़प्पा। फिर आपको भोगबा है, भोगबा नदी के तट पर एक हड़प्पाई स्थल है, उसका नाम है लोथल। लोथल, और जो लोथल था यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। सिंधु, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो और चनहुदरो है। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो और चनहुदरो है। मोहनजोदड़ो और चनहुदरो है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया और चनहुदरो की खोज अर्नेस्ट मैके के
दिशा निर्देशन में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया, गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया। और जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से भारी मात्रा में नरकंकाल की प्राप्ति हुई है, भारी मात्रा में नरकंकाल की प्राप्ति हुई है। समझ गए? एक सेकंड में आइए, याद कर लीजिए। ये लड़की को भगा दीजिए तो आगे से टाइम से आएगी। चलिए चले जाइए, आज का क्लास आपका खत्म है। अब धर्मशाला है क्या? जब मन होगा तब आएंगे। लड़की है तो इसका क्या, लड़की है तो उसका फायदा उठाइएगा। एकदम नहीं, लड़का लड़की सब एक समान। समझ गए? बताइए, कालीबंगन, कालीबंगन या कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा कौन राज्य में है? इसके खोजकर्ता कौन कौन है? और देखिए, नक्काशीदार ईंट और जूते खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। तो नक्काशीदार ईंट और जूते खेत का प्रमाण कहां से मिला है? हड़प्पा कौन नदी के तट पर? हड़प्पा। और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी। हड़प्पा के खोजकर्ता लोथल कौन नदी के तट? लोथल कौन नदी के तट? और लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव। लोथल के खोजकर्ता, लोथल के खोजकर्ता। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? बंदरगाह नगर। सिंधु नदी के तट पर कौन कौन था? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्लियर है। लिपस्टिक का प्रमाण चन्हुद्रो से मिला। लिपस्टिक का प्रमाण बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा? गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब गौतम बुद्ध गृह छोड़ रहे थे, अपना घर छोड़ रहे थे, तो अपने सारथी चन्ना और अपने घोड़ा कंथक को लेकर गए और अपने पिता के राज्य से जब वे बाहर हुए तो फिर घोड़ा और अपने सारथी चन्ना को वापस रिटर्न कर दिया। उनके गृह प्रतीक का, गृह त्याग का प्रतीक है, उनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग का प्रतीक। और गौतम बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया, उस घटना को बौद्ध धर्म के इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अब देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और साढ़। गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया उसका प्रतीक चक्र। चक्र, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता, जिसे महाधर्म चक्र परिवर्तन, महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और पीपल जो है, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, गौतम बुद्ध बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे और वहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्थात जो पीपल वृक्ष है यह ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, यह ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक, जन्म का प्रतीक, प्रथम उपदेश का प्रतीक, प्रथम उपदेश का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया? कहां दिया? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? महाधर्म चक्र परिवर्तन। चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की? देखिए, चोल वंश, हम लोग को दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना होता है। जब आप दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो वहीं पर चोल वंश के विषय में पढ़ना होता है।
चोलों ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में शासन किया। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। वही चोल वंश के सबसे महान शासक हुए राजेंद्र प्रथम, और राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 से 1044। राजेंद्र प्रथम ने क्या हुआ, क्या हो रहा है? शांति शांति शांति, ओम शांति। पढ़ने पर एनर्जी लगाइए। देखते हैं, हम दुनिया के किसी काम में एनर्जी नहीं लगा सकते पढ़ाने के अलावा, समझ गए? इसलिए पढ़ाने वक्त इतना बिना खाए पिए एनर्जेटिक फील करते हैं, समझ गए? और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा खाना होता है पर डे शाम में 3 से 4 के बीच में, और रात में 1 से 2 के बीच में, समझ गए? 2 टाइम खाना खाते बाद बाकी चाहिए पीते हैं, लेकिन फिर भी कितना एनर्जेटिक फील करते हैं सुबह से लेकर रात तक, समझे? क्योंकि हम अपना पूरा एनर्जी इसी में लगाते हैं। आप लोग अपना पूरा एनर्जी क्लासरूम में यही सब आवाज निकालते हैं, हल्ला करने में, आपस में लड़ने झगड़ने में। क्लियर है? तो ये सब काम में एनर्जी मत लगाइए, सिर्फ पढ़ने में एनर्जी लगाइए, जैसे हम सिर्फ पढ़ाने में एनर्जी लगाते। बाद बाकी समय आइएगा बात करने के लिए, बढ़िया से बातों नहीं करते हैं, समझे? लेकिन क्लास में खूब बोलते हैं, क्योंकि हमारा मूल पेशा यही है, यही हमारा सब चीज है। और आपका मूल पेशा अभी पढ़ना होना चाहिए, समझे? चलिए, तो राजेंद्र प्रथम बड़ी साम्राज्यवादी प्रकृति का था, साम्राज्य विस्तार में विश्वास करता था। और राजेंद्र प्रथम सेना अभियान करके कई सारे क्षेत्रों को जीता था। राजेंद्र प्रथम पूरे श्रीलंका को जीत लिया, राजेंद्र प्रथम इंडोनेशिया को जीत लिया, बंगाल को जीत लिया। और राजेंद्र प्रथम जब बंगाल को जीता था तो उस समय बंगाल के शासक महिपाल हुआ करते थे। बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करके राजेंद्र प्रथम ने जब बंगाल को जीता था, तो बंगाल को जीतने के उपलक्ष्य में ही राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। और राजेंद्र प्रथम जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, उनके साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के होने के कारण ही उन्हें दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र क्लियर? तो चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया? गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया। इनका शासनकाल कब से कब तक? दक्षिण भारत का नेपोलियन, दक्षिण भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन आए। पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में किसने मिला है? इंडोनेशिया को जीतकर किसने मिला है? बंगाल को जीतकर किसने मिलाया? क्लियर? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद पर प्राप्त करके ली? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में कर्नाटक में किया। और 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर्नाटक में संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से किया। संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से किया। और जो विजयनगर है, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है। और विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। और विजयनगर का भरण पोषण तुंगभद्रा नदी किया करता था। विजयनगर का भरण पोषण तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी विजयनगर का जो है आपको भरण पोषण किया करता था। और जिस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई, उस विजयनगर साम्राज्य का पतन कालांतर में 1565 में हुआ तालीकोटा के युद्ध से। तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और इस तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। और विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तो उस समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है आपको तुगलक वंश का शासन हुआ करता था। और तुगलक वंश के शासक हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर ली? आय, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ, विजयनगर की स्थापना कब हुई है? विजयनगर का भरण पोषण कौन नदी करती? विजयनगर का पतन कौन युद्ध से हुआ है? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो दिल्ली सल्तनत में कौन वंश का शासक कौन हुआ करते थे? क्लियर। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव पड़ा था? आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर रामदास का प्रभाव पड़ा था। गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्हीं का प्रभाव पड़ा था। महाराष्ट्र के संत थे ये। शिवाजी ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ मराठा साम्राज्य को स्थापित किया और हिंदू राज्य का पताका लहराया। औरंगजेब जो भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहता था, उसकी नीतियों का विरोध करते हुए हिंदू राज्य की स्थापना करने को लेकर शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना किया। और शिवाजी के राजनीतिक गुरु कोंडदेव हुआ करते थे। शिवाजी रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया था और शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और शिवाजी का राज्याभिषेक श्री गंगा भट्ट नामक विद्वान के द्वारा करवाया गया था। श्री गंगा भट्ट नामक विद्वान के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। तो बताइए, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव? शिवाजी के राजनीतिक गुरु शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? शिवाजी का राज्याभिषेक किस विद्वान ने किया? महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य को स्थापित किसने किया? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी केरल के कोचीन में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने को लेकर 1503 में खोला। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 में केरल के कोचीन। अब देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में खोला। फिर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में खोला। 1608 में सूरत में खोला अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने ही अपना पहला व्यापारिक कोठी सूरत में नहीं खोला, बल्कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना पहला व्यापारिक कोठी सूरत में ही खोला 1668 में। तो सूरत में ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना व्यापारिक कोठी खोला 1668 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आप इस बात को। तो बताइए आप हमको, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली? कब खोली? डचों ने अपना पहला फैक्ट्री कहां खोला? कब खोला? अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहां खोला? कब खोला? फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहां खोला? कब खोला? क्लियर। चलिए, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई। कब हुई? 1800। तो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई?
बंगाल, भारत के बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई। सर विलियम जॉन्स ने किया। सर विलियम जॉन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, 1784 में भारत में। देखिए ये एशियाटिक सोसाइटी सबका गठन क्यों हो रहा था? देखिए, अंग्रेजी जानता था और भारत का धर्म ग्रंथ संस्कृत में छपा हुआ था, संस्कृत में रचित था, तो अंग्रेज को संस्कृत समझ ही में नहीं आता था। तो भारतीय धर्म ग्रंथ को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी का गठन भारत में हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था, हर जगह हो रहा था। और सबसे बड़ा नशा धर्म का नशा होता है। आज के डेट में हमारे मोदी जी भारत के युवाओं को हद तक धर्म का नशा पिला दिए हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, समझ गए? सब देखिए, तजिया निकलेगा एकदम रोड जाम हो जाएगा, रामनवमी का जुलूस निकलेगा रोड जाम हो जाएगा, लेकिन पढ़ने में रोड जाम नहीं होगा। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब हुआ? किसने किया? विलियम जॉन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जॉन्स। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, देखिए जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है जी, वैसे ब्रिटेन में है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। लोकसभा की तुलना हाउस ऑफ कॉमन से, राज्यसभा की तुलना हाउस ऑफ लॉर्ड से। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन है उसका चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी था, जो चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गया, अर्थात आंसर सी। वहीं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव दादा भाई नेरोजी ने लड़ा और वो जीते 1892 में चुनाव जीते, लंदन के फिन्सबरी क्षेत्र से चुनाव जीते, लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नेरोजी बने। याद रखिएगा, ठीक है? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए? कौन थे? WC। इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई, क्लियर। और दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब बने? 1892। कब बने? कौन पार्टी से? लिबरल पार्टी। कौन पार्टी से? कहां से? फिन्सबरी। कहां से? लिबरल पार्टी को ही हिंदी में उदारवादी पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात इसलिए याद करवा रहे हैं, बीपीएससी इस प्रश्न को पूछा है और बिहार पुलिस में पूछने की संभावना है, ठीक है? जिस बात पर देखिए हम ज्यादा जोर दे तो आप समझ जाइएगा वो बीपीएससी और बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके बिहार पुलिस परीक्षा में पूछने की संभावना है। जिसको 2-3 बार बोले उस पर ज्यादा गौर फरमाना है आपको, बात समझ रहे हैं? और देखिए हम यही भरोसा देंगे, हम तो यही कहेंगे, 24 सितंबर से पहले तक हम यही कहेंगे। क्लास में आपको शुरू से लेकर 24 सितंबर तक इतना करवा दिया जाएगा कि अगर आप उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं आपका रिजल्ट होगा, लेकिन अगर आप उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। मतलब डाइजेस्ट कर लेते हैं मतलब चीजों को याद कर लेते हैं। अरे कहां से क्वेश्चन देगा? पूरे सिलेबस कवर करेंगे हम। ये हमारे पास है रणनीति, सबसे बेहतर रणनीति मेरा ही होता है। थोड़ा सा इसी सब वजह से थोड़ा भीड़ भाड़ हो जाता है, बेहतर रणनीति नहीं होता तो आप ऐसे भीड़ लगा करके आते, धक्का मुक्की करके आते। विद्यार्थी का विश्वास है, उस विश्वास पर हम खरा उतरते हैं। और देखिए
कभी भी थाली में भोजन है तो एक कौर लेकर के उसका स्वाद नहीं बतलाया जा सकता, पूरे थाली खत्म करने के बाद स्वाद बतलाया जा सकता है। तो सिलेबस खत्म होने दीजिए, उसके बाद स्वाद बतलाइएगा, तब आपको पता चलेगा। तो हम यही कहेंगे, बार बार कहेंगे, एकदम नकारात्मक सोच से दूर रहिए, पूरा मेहनत कीजिए, सेटिंग फिटिंग के चक्कर में मत पड़िए। उस सब चक्कर में पड़ के आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, हम आपको बोल रहे हैं। आप सिर्फ हम पे विश्वास कीजिए और मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के बदौलत आप एकदम पास कीजिएगा। और क्लास में जो भी हो रहा है सब एग्जाम बेसिस पर हो रहा है, ठीक है, बहुत बेहतर होगा। सिर्फ आप पढ़ लीजिए ना, थोड़ा दिन का बात है, 1.5 महीना अपने आप को झोंक दीजिए, समझ गए, एकदम पूरा त्याग कर दीजिए, देखिए रिजल्ट हो जाएगा। आगे आइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, कांग्रेस के भीतर ही व्यापारियों, ट्रेड करने वाला यानी व्यापार करने वाला कौन होता? व्यापारी। कांग्रेस के भीतर ही व्यापारियों के हक और अधिकार के लड़ाई के लिए 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई और 1920 में इसकी स्थापना एनएम जोशी के द्वारा किया गया। वही जब इसकी स्थापना हुई तो इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया, इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। यह भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लाला लाजपत राय। अब इसमें जो एमएन रॉय है, डॉक्टर हेडगेवार है, सचिन सान्याल है। एमएन रॉय ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की। सचिंद्र सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन ने ही काकोरी कांड को अंजाम दिया था 9 अगस्त 1925 को। अंग्रेजी सरकार की खजाना को लूट लिया था 9 अगस्त 1925 को, जो काकोरी कांड कहलाया, समझ गए। तो आइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? इसके संस्थापक एनएम, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? 1925 में आरएसएस की स्थापना किसने किया? 1925 में आरएसएस की स्थापना किसने किया? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सचिंद्र। क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये बताना पड़ेगा, नहीं ना पढ़ाए हैं ना। आंसर एनी। और एनी बेसेंट कौन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1917 के कलकत्ता में हो रहे अधिवेशन, 1917 के कलकत्ता में हो रहे अधिवेशन। और एक बात बताइएगा, कितनी महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन किया? कितनी? कौन कौन? यही तीनों ना, एनी बेसेंट, नलिनी सेनगुप्ता और सरोजनी नायडू ना। सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन, नलिनी सेनगुप्ता ने 1933 के कलकत्ता अधिवेशन, 1933 के कलकत्ता अधिवेशन। क्लियर है ये बात? और एक वो बात बता, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती। क्लियर। एगो क्वेश्चन और पूछे, दूगो पूछ रहे हैं। पहला बताइएगा, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग ली?
1889 का मुंबई अधिवेशन। और कांग्रेस के मन से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली, याद रखिएगा। आगे, फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ है? 15 जुलाई 1870। देखिए, विश्व इतिहास का भी क्वेश्चन दे रहे हैं, समझिए। विश्व इतिहास भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जानते, बिहार पुलिस का सिलेबस बड़ी व्यापक कर दिया है। खैर, उससे मतलब नहीं है, समझ गए? तो याद रखिएगा आप इस बात को, युद्ध हुआ है, समझ गए। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ है? फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ है? 15 जुलाई 1800। निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया? देखिए, जो बाइबिल है ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। बाइबिल का जर्मनी भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था। मार्टिन लूथर ने किया था। मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला था, जर्मन भाषा का जानकार था, इसलिए उन्होंने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया। और जैसे भारत में सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत आधुनिक काल में बंगाल से हुई और बंगाल से सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने किया, उसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। वैश्विक स्तर पर धार्मिक सुधार आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई और इंग्लैंड से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर ने किया। मार्टिन लूथर ने किया। याद रखना है आपको, यानी वैश्विक स्तर पर आधुनिक काल में सुधारवादी आंदोलन के प्रवर्तक या धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर। इसके बाद उस धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम जॉन विक्लिफ ने किया था, जिस वजह से जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। और जो टॉमस मूर है, इन्होंने यूटोपिया नामक साहित्य की रचना की। बिहार दरोगा 2213 प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूटोपिया के रचयिता कौन है? टॉमस मूर। टॉमस, याद रखिएगा। तो एक सेकंड में बता दीजिए, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया? किसने किया? वैश्विक स्तर पर धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? कहां से हुई? धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? प्रातःकालीन तारा यूटोपिया के लेखक एस्टोनिया की राजधानी का। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। कहां है? तालिन। अब देखिएगा, लजू बलजाना स्लोवेनिया की राजधानी। स्लोवेनिया देश है, स्लोवेनिया यूरोप महादेश का एक देश है। स्लोवेनिया की राजधानी लजू बलजाना। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, याद रख लीजिएगा, ठीक है। एस्टोनिया की राजधानी कहां है? एस्टोनिया की राजधानी स्लोवेनिया की राजधानी लजू बलजाना। लजू बल बोलिए, बोलने से याद होता है। बोलिए, बोलने से याद होता है। स्लोवेनिया की राजधानी नीदरलैंड की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी क्लियर। नागासाकी किस द्वीप पर है? देखिए, जापान का एक प्रमुख शहर है नागासाकी। जापान में हजारों द्वीप है, लेकिन बड़े द्वीप में
क्यूशू द्वीप, होन्शु द्वीप, होकेडो द्वीप, यही सब द्वीप आता है। नागासाकी क्यूशू द्वीप पर है। कौन द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप, क्यूशू द्वीप पर है। और देखिए जापान की राजधानी टोक्यो है, आप सब लोग जानते हैं। और जो जापान की राजधानी टोक्यो है ये होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है। और आप सब लोग जानते हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है ये जो है आपको जावा द्वीप पर है। कौन द्वीप पर? जावा द्वीप पर। तो नागासाकी किस द्वीप पर है? नागासाकी किस द्वीप पर? नागासाकी किस द्वीप पर? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर? टोक्यो किस द्वीप पर? जकार्ता किस द्वीप पर? जकार्ता किस द्वीप पर है? यहां पर। अच्छा ठीक है, आगे कोई बात नहीं। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा? कौन? बांग्लादेश ना। भारत की अगर बात करें तो भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, फिर चीन 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, फिर नेपाल 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार 1643 किलोमीटर, फिर भूटान 699 किलोमीटर, और फिर अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। क्लियर है? तो बताइए भारत बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर की सीमा? कितना किलोमीटर? सबसे लंबी सीमा कौन देश के साथ? सबसे लंबी सीमा, दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन, दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ कितना? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। क्लियर? बारालाचा दर्रा किस राज्य में? बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश। कहां है? देखिए हिमाचल प्रदेश के दर्रा को याद रखने का ट्रिक है शराब। स से सिपकीला, र से रोहतांग, और ब से बारालाचा, ब से बारालाचा। समझ गए? याद रखिएगा। क्लियर है? तो सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा कौन राज्य में है? आए कौन राज्य में? कौन राज्य में? चलिए लद्दाख में। जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा ये सब लद्दाख में है। तो जोजिला और काराकोरम दर्रा सब कहां है? कहां है? बनिहाल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल पीरपंजाल, बनिहाल पीरपंजाल, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला सब उत्तराखंड में। इसको याद रखने का ट्रिक है मनाली, मनाली। मा से माना, मा से मुलिंगला, ना से नीति, ली से लिपुलेख। तो माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला सब कहां है? उत्तराखंड में। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला दर्रा कहां है? उत्तराखंड में। उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा। भारत उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। भारत में वर्षा मुख्यतः वर्षा ऋतु में होता है, और भारत में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर। अभी वर्षा ऋतु है इसलिए वर्षा होता है, और कल वर्षा के कारण ही क्लास नहीं हुआ था। और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, जिसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसून से होता है? दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। अब देखिए, लेकिन शीत ऋतु में भी भारत में वर्षा होता है। शीत ऋतु में भारत के 2 क्षेत्र में वर्षा होता है। एक भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग में, भारत के उत्तरी
पश्चिमी मैदानी भाग में, और दूसरा भारत के पूर्वी तट पर, दूसरा भारत के पूर्वी तट पर। यहां पर वर्षा शीत ऋतु में, भारत के उत्तरी मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, भूमध्य सागर से होती है। और पूर्वी तट पर, तमिलनाडु के तट पर वर्षा होता है, और यहां पर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण होता है। तो शीत ऋतु में भारत में वर्षा कितने क्षेत्रों में होता है? कितने क्षेत्रों में? एगो उत्तरी। यहां पर वर्षा कौन कारण? पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है? कहां से होती है? और भारत के पूर्वी तट तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है? हां होती है। कौन मानसून के कारण? उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। क्लियर है? बताइए आंसर। पश्चिमी। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, और दूसरा सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। किस कारण? लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। फिर तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी, और काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण। क्लियर है? याद रखिएगा। तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति? काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति? किसकी उपस्थिति? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में है। पश्चिम बंगाल के। अब देखिए राजमुंदरी में क्या है। राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। मैसूर में रेशम अनुसंधान केंद्र है, और कोट्टयम में रबर अनुसंधान केंद्र है। रबर अनुसंधान केंद्र है। चारों याद रख लीजिए। कोट्टयम में केंद्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बैरकपुर बंगाल में है। कहां है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान का मुख्यालय, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। कहां है? रेशम अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, रेशम अनुसंधान केंद्र का मैसूर कर्नाटक में है। रबर अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, रबर अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कोट्टयम केरल में। कोट्टयम कहां है? किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती? देखिए ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जाति मतलब एससी। दो गो राज्य है जहां पर एससी जनजाति नहीं रहती है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अब देखिएगा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल एसटी। एसटी दो राज्य में नहीं रहती है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। तो अनुसूचित जाति अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में नहीं पाई जाती है, और अनुसूचित जनजाति एसटी पंजाब और हरियाणा में नहीं पाई जाती। याद रख लीजिएगा। तो भारत के किस किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय के लोग नहीं पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश और क्लियर। और भारत के किस दो राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? किस राज्य में? किस राज्य में? संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन और राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ। तो बताइए, भारत के राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन और राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम गीत को कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान लागू कब हुआ? भारत का संविधान लागू कब हुआ? भारत का संविधान लागू कब हुआ? बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आपके बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। कौन अनुच्छेद में? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के तौर पर काम उपराष्ट्रपति करेंगे, यानी अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में बताता है, चुनाव। फिर अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। याद रखिएगा, याद कर लेते हैं एक सेकंड में। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कर्तव्य राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कौन अनुच्छेद के तहत कर? कौन अनुच्छेद? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद कहता? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद कौन देश से लिया गया? कौन देश से? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन अनुच्छेद कहता? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन अनुच्छेद कहता? कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 64। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन? देखिए, ध्यान दीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में है। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, जो कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। 738 मीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान आता है। मध्य अंडमान में एक पर्वत है, ये उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है। फिर मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान में माउंट डियो वाली है। माउंट डियो वाली, माउंट डियो वाली है। और फिर दक्षिणी अंडमान है। फिर दक्षिणी अंडमान है। और दक्षिणी अंडमान की अगर आप बात करेंगे तो दक्षिणी अंडमान में माउंट हैरियट और माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट और माउंट कोयोबो जैसे पर्वत है। माउंट कोयोब जैसे पर्वत है। फिर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर है। ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर है। माउंट थुलियर है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको बताने के पीछे कारण है। पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। क्या पूछा जाता है? तो कौन पर्वत कौन अंडमान पर है। तो यहां पर हम आपको बताएं, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है। मध्य अंडमान में माउंट डियोवाली है। दक्षिणी अंडमान में माउंट हैरियट और माउंट कोयोब है। और ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर है। याद रख लीजिएगा आप इस बात को। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक है, वही दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट थुलियर है। क्लियर है? तो एक सेकंड में बता दीजिए तो सैडल पीक कौन अंडमान में है? सैडल पीक कौन अंडमान में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ऊंचाई मध्य अंडमान में कौन पर्वत है? दक्षिणी अंडमान में कौन है? माउंट हैरियट और ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट आंसर सैडल पीक। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी
तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगदुंग हिमनद से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगदुंग हिमनद। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? चेमयुंगदुंग हिमानी, चेमयुंगदुंग हिमानी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर तिब्बत में मानसरोवर झील है, तिब्बत के मानसरोवर झील में चेमयुंगदुंग हिमनद है। यहीं से जो है आपको निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है और नामचा बरबा के समीप यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर असम होते हुए असम में बहती हुई या ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। समझ गए? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? क्लियर है? आगे देखिए, सनोख्या बाब हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? सिंधु। और राकस्ताल से सतलज निकलती है, राकस्ताल से सतलज, सतलज नदी। तो सनोख्या बाब हिमनद से कौन नदी निकलती है? कौन नदी? राकस्ताल से, राकस्ताल से। आगे, सबसे लंबा अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री बनी रही है और देश की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी है। क्लियर है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। कितना वर्ष? यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष, 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस सब बनने के लिए उम्र कम से कम चाहिए 25 वर्ष, 25 वर्ष। फिर आपको पंचायती राज के अंतर्गत मुखिया सब बनने के लिए और नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड सदस्य सब बनने के लिए उम्र कम से कम होना चाहिए 21 वर्ष। कितना वर्ष? याद रख लीजिएगा इस बात को, कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है यहां से। ठीक है, तो एक सेकंड में ये बताइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य बनने, लोकसभा, विधानसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने, पंचायती राज, नगर पालिका, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1900। तो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1900। अब देखिए आगे, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया और इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उनके माता पिता या संरक्षक उपलब्ध करवाए। फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर उसमें जो है दल बदल कानून को लागू किया गया, दल बदल कानून को लागू किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा। नेक्स्ट, संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया? संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन। कहां से? संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा है? सहकारी समिति की चर्चा है 9 के ख, 9 के क में नगर पालिका, नगर पालिका, 4 के क में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य और 14 के क में अधिकरण, अधिकरण, ट्रिब्यूनल, संस्था है, एक प्रकार का संस्था का चर्चा है। समझ गए? तो एक सेकंड में बता दीजिए, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा है?
सहकारी समिति की चर्चा है, नगर पालिका की चर्चा, मौलिक कर्तव्य, अधिकरण, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह 2,50,000, 2,50,000। फिर राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन। फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000। समझ गए, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना? राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष। योजना आयोग की अगर बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा। तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को किया। फिर आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला में 11 अक्टूबर 1959 को किया। तो आंध्र प्रदेश के संदर्भ में पूछा जा रहा है, यानी आंसर 11 अक्टूबर 1900। और राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता तो 2 अक्टूबर 1900। सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ, और फिर दूसरा आंध्र प्रदेश में। पहली बार राजस्थान और दूसरी बार आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया? कब किया गया? चलिए, और पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में? किस राज्य में? कब? कब? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी। कौन बनी है? कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता। प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग। प्रथम प्रायोजित सीरियल, प्रथम प्रायोजित सीरियल। देखिए, भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा, भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम, भारत की प्रथम बोलती फिल्म, भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी। और इसके बाद भारत का प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाटन, माय डियर कुट्टी चाटन, याद रख लीजिएगा। तो बताइए, भारत की प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, भारत की प्रथम मूक फिल्म, भारत की प्रथम बोलती फिल्म, प्रथम टेक्निकलर फिल्म, प्रथम 3D फिल्म, प्रथम प्रायोजित सीरियल, प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता देश उरुग्वे। कौन है? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे। नेक्स्ट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था? चीन का है। किसका है? चीन का है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में कहां है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से? पंडवानी। किसका? किसका? पंडवानी। किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं?
बास्केटबॉल। किसमें? वाटर पोलो में 7, फुटबॉल में 11। किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में कितना? वाटर पोलो, फुटबॉल। फुटबॉल। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाए? विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय बाल दिवस, बाल दिवस 14 नवंबर। ऐसे जॉन गीता नामक पुस्तक किसने लिखा? अरविंद घोष। किसने लिखा है? ऐसे जॉन गीता किसने लिखा है? ऐसे जॉन गीता। कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1965 से हुई है। इसके अलावा ध्यानचंद्र पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। समझ गए? तो बताइएगा ध्यानचंद्र पुरस्कार कौन क्षेत्र में? ध्यानचंद्र पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नीज नेस। अर्नीज नेस, अर्नीज। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नीज। एगो बात बताते हैं, टेस्ट नंबर 1 में एगो क्वेश्चन का आंसर गलत था, सिर्फ एगो क्वेश्चन का आंसर गलत। एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला। एनडीए का मुख्यालय खड़ग। अपना दिमाग नहीं लगाना है। एगो लड़का या लड़की, हमको पता नहीं चला लड़का था या लड़की, वो मैसेज किया हमारे सेगमेंट में, हम डिस्कशन करवा करके गए, उसके बावजूद हमारे व्हाट्सएप मैसेज किया 8 नंबर 34 नंबर 35 नंबर गलत है, जबकि वो मेरा सेगमेंट था, हम क्लास में डिस्कस करके गए, उसमें कैसे गलत हो सकता है? क्या बात करते हैं आप? जो हम बता दिए ब्रह्मा जी का लकीर है, चाहे कोनो बुक कुछ हो के जो हम बताए वो याद रखिए, आप अपना दिमाग मत लगाइए। समझ गए? तो जो हम क्लासरूम में बता के चले गए उसी को याद रखना, चाहे वो गलत ही क्यों ना रहे। अगर गलत भी रहेगा तो हम कुछ सोच समझ करके गलत याद करवाए होंगे, ऐसे गलत याद करवाते नहीं है। देखिए कभी काल क्या होता है, कुछ चीज ऐसा होता है बोर्ड गलते को आंसर मान करके शुरू से लेकर आज तक चल रहा है, तो उस कंडीशन में गलत को भी टिक करना होता है कभी कभी। आप इस बात को नहीं समझे होंगे, कभी फुर्सत में रहेंगे तो समझाएंगे हम क्या बोलना चाह रहे थे। ठीक है, फुर्सत ना है, आगे अभी जाएंगे 3 बजे से फिर बैच है, समझे? खाना भी नहाना है, खाना खाना है, और भी बहुत सारा काम है, समझे? तो थोड़ा सा आप लोग जो है थोड़ा सा सिस्टम में आइए, 12:30 बजे तक आ जाइए। ठीक है, 12:30 बजे तक आ जाइए ताकि बेहतर डिस्कशन हम आपको करवा सके। हाँ, तो आई कार्ड लेके आइए, फटाफट क्लासरूम में एंट्री कीजिए, समझे? तो बिना आई कार्ड चेक का थोड़े हम घुसने देंगे। ठीक है, हम फालतू लड़का को क्यों क्लास में एंट्री करवाएंगे? जो पैसा दिया उसको नहीं एंट्री करवाएंगे, समझे? असत्य कथन का चयन करें, यानी गलत कथन का चयन करें। हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब सही है, बन्नेरघाट कर्नाटक सही है, नवेगांव महाराष्ट्र सही है, गुगामल केरल नहीं, गुगामल महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र। यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा डी। तो बता दीजिए, 1 सेकंड में बताइए, हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहां है? हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान बनेरघट्टा, बनेरघट्टा, नवेगांव, नवेगांव, गुगामल, गुगामल। निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से? मल्होत्रा समिति। कौन समिति? प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? वीएस मिन्हास, वीएस मिन्हास। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई। कहां है? मुंबई। कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है? M1। सबसे ज्यादा तरल है M1। यानी उस कंसेप्ट पर, ताकि आपके परीक्षा में 10 में से आप 8, 9, 10 में 10 अगर कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिएगा, 10 में 10 बना के आ जाइएगा। तो तैयार करवा रहे हैं और फिर मैथ रीजनिंग का क्लास लगवा देंगे। मैथ रीजनिंग का डिस्कशन भी यही करवाएंगे। रीजनिंग नहीं पूछता है, मैथ पूछता है, तो मैथ जो है ये बता देंगे। मैथ अगर नहीं भी बताएंगे तो आपको चिंता नहीं करना है, मैथ का लगभग
500 प्लस क्वेश्चन सिलेक्ट करवा रहे हैं, अप्रोक्स 800 के आसपास क्वेश्चन सिलेक्ट करवा रहे हैं, और उस आधार पे पूरे आपके मैथ के सिलेबस को डिस्कस करवा देंगे हम। समझ गए? तो मैथ रीजनिंग का डिस्कशन नहीं, रीजनिंग तो है ही नहीं, मैथ का डिस्कशन नहीं भी हो तो चिंता नहीं करना है। साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मैथ भी बताएंगे, सारा चीज का ये डिस्कशन करवाएंगे। अब जो है उनको भी, मैथ वाले को भी बुलाएं तो ये ठीक नहीं है, मैथ उनसे करवा ही देंगे, पढ़वा देंगे मैथ हम आपको। ठीक है, चलिए तो आगे जो है डिस्कशन करवाइए, आप लीजिए और कीजिए, हल्ला नहीं करना है। और संस्थान का जो स्टाफ है देखते रहिए, जो हल्ला करता है उसको चिन्हित कीजिए, उसका कार्ड लीजिए, कार्ड हमको दीजिए, हम फाड़ देंगे, एडमिशन कैंसिल, पैसों नहीं रिटर्न करेंगे। नहीं तो पढ़ने के लिए आए, आराम से पढ़िए, सिस्टम में पढ़िए, जितना पढ़ा रहे हैं सिस्टम में पढ़िए। समझ गए? सिस्टम से अगर सिस्टम होइएगा तो फिर आपका सिस्टम हम हैंग कर देंगे। समझ गए? चलिए, सिस्टम हैंग कर देंगे मतलब आई कार्ड लेकर के फाड़ देंगे, एडमिशन कैंसिल, आपका सिस्टम हैंग। अच्छा अच्छा, इसको उधर करने के लिए चलिए आइए हम लोग साइंस देखते हैं। आपका साइंस में पहला क्वेश्चन है, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन। केल्विन किसका है? ताप का। अभी जस्ट 64 पोस्ट दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें ताप का एसआई मात्रक पूछा था, केल्विन दिया था, डिग्री सेल्सियस दिया था और 2 ऑप्शन दिया था। तो ध्यान रखेंगे जब ताप का एसआई बोले तो क्या होगा? केल्विन। और मोल, मोल किसका होगा? पदार्थ का, पदार्थ का परिमाण। केल्विन रिपीट हो गया, इसको कैंडला कर देते हैं। कैंडला किसका है? ज्योति तीव्रता। किसका? ज्योति तीव्रता। तो बोलिएगा ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक, ज्योति फ्लक्स का, ताप का, ताप का, पदार्थ की परिमाण का, पदार्थ की परिमाण का, ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का। टोटल कितना एसआई मात्रक? 7। टोटल कितना? 7। ठीक। अब इसका हम फैमिलियर नहीं है, 2-3 दिन में हो जाएंगे। निम्न में से किस अंत द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्या आंसर हो जाएगा? विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अच्छा डायनमो क्या करता है? आंतरिक को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, क्योंकि जलता है तो हीट भी जनरेट होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, श्यानता, श्यानता पूछ रहा है, श्यानता गुण किसमें पाया जाता है? गैस एवं
ठोस में क्यों नहीं पाया जाता? श्यानता होता क्या है? पदार्थ का वैसा गुण जो अपने सतहों के बीच होने वाले घर्षण का विरोध करता हो। तो क्या ठोस में सतह पाया जाता है? उसका अंतर आणविक स्थान इतना नजदीक नजदीक होता है कि उसमें सतह नहीं पाया जाता। सिर्फ द्रव और गैस में सतह पाया जाता है। इसीलिए श्यानता का गुण किस में? गैस और द्रव में। तो श्यानता गुण गैस और द्रव में। क्वेश्चन है, गामा किरणें की खोज किसने किया था? गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड। अच्छा, रोएंटजन किसका खोज किया था? एक्स किरण। रोएंटजन किसका? एक्स किरण। और रीटर परावैगनी किरण। रीटर किसका? परावैगनी किरण। हर्शेल अवरक्त किरण। हर्शेल अवरक्त किरण। बोलिएगा, गामा किरण का खोज पॉल विलार्ड। गामा किरण का खोज, एक्स किरण का खोज, एक्स किरण का खोज, परावैगनी किरण का खोज, परावैगनी किरण का खोज, अवरक्त किरण का खोज, अवरक्त किरण का खोज। ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। ध्वनि का एक माध्यम से ध्वनि दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिए, किस में कोई चेंज नहीं होगा? आवृत्ति में। चंद्रमा से जब प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचे तो कितना समय लगेगा? 1.28 सेकेंड। 1.28। अच्छा, ये सूर्य से जब पृथ्वी तक तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। जब सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचेगा तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। और जब चंद्रमा से पृथ्वी पर पहुंचेगा तो 1.28 सेकेंड। 1.28 सेकेंड। अच्छा, हमको लग रहा है कुछ ज्यादा स्पीड हो गई। उस दिन भी हम थोड़ा स्पीड थे। हल्ला क्या करते हैं? निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? रंग में 3 को पूछता है, याद रखिएगा। प्राथमिक, प्राथमिक रंग, दूसरा आपको पूछेगा द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग, और तीसरा पूछेगा पूरक रंग। क्या पूछेगा? पूरक रंग। एक ग्राफ देखेंगे, उसे याद करेंगे, बहुत जल्द याद हो जाएगा। यहां पे आर जी बी। आर से क्या होगा? रेड, जी से ग्रीन, और बी से ब्लू। तो जो कॉर्नर पे क्या होगा? प्राथमिक रंग। जो भी कॉर्नर पे है प्राथमिक। बीच में होता है वाई सी एम। वाई सी एम। वाई क्या होगा? येलो हो जाएगा। सी से क्या होगा? इस सियान बोलते हैं, या तो हिंदी में पिकॉक नीला। ठीक है, दोनों, या तो सियान होगा या क्या होगा? पिकॉक नीला। एम से क्या होगा? मैजेंटा। क्या होगा? मैजेंटा। तो जो जो कॉर्नर पे हो क्या होगा? प्राथमिक रंग। जो कॉर्नर पे कौन कौन? लाल, हरा और नीला क्या होगा? प्राथमिक रंग। जो जो बीच में कौन है? येलो, पीला, सियान या पिकॉक नीला या और मैजेंटा। ये तीनों क्या हो जाएगा? द्वितीयक रंग। बाकी इसको मिलाएंगे, लाल को सियान से मिलाएंगे सफेद होगा, ग्रीन को मैजेंटा से मिलाएंगे सफेद होगा, ब्लू को येलो से मिलाएंगे तो क्या होगा? सफेद होगा। और सबको भी मिलाएंगे तो बीच में सफेद ही होगा। ध्यान रखेंगे। ग्राफ, डायग्राम बना लीजिएगा। तो पूछ रहा प्राथमिक रंग तो कौन कौन होगा? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। आपका द्वितीयक रंग कौन होगा? येलो, मतलब पीला, पीला, पिकॉक नीला, पीला, पिकॉक नीला, और क्या होगा? मैजेंटा।
द्वितीयक रंग में पीला, पिकॉक नीला और मैजेंटा। पूरक रंग में कौन कौन होगा? पूरक रंग कहते हैं वैसे दो रंग जिसको मिलाने पे सफेद बने। तो लाल और सियान पूरक हो जाएगा, लाल और सियान, नीला और पीला, ग्रीन और मैजेंटा, ये सब क्या होगा? पूरक रंग होगा। ठीक है, तो फिर से बोलिए प्राथमिक रंग में कौन कौन आएगा? लाल, प्राथमिक रंग में, द्वितीयक रंग में, द्वितीयक रंग में पीला, पिकॉक नीला, मैजेंटा। पूरक में वही वैसे दो रंग जिसको मिलाने पे वो सफेद बने। अच्छा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। इसके पिछले क्वेश्चन में था प्रकाश के विद्युत चुंबकीय का खोज, हाइगेंस, और एक था इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय प्रभाव का खोज, डी ब्रोगली। 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय प्रभाव की खोज डी ब्रोगली, प्रकाश के चुंबकीय प्रभाव की खोज हाइगेंस, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑर्स्टेड। मैकमिलन शायद बाइसिकल का, साइकिल का खोज किया था, मैकमिलन साइकिल का खोज किया था। हाइगेंस वही प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज। सीबी रमन अपना रमन प्रभाव दिया था कब? डेट बताइएगा। 28 फरवरी 1928। इसीलिए 28 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? विज्ञान दिवस। 28 फरवरी क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस। इन्हीं को याद में। रमन प्रभाव कब? 28 फरवरी 1928। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ठीक है, निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्का का पता लगाने में किया जाता है? समस्थानिक होता क्या? वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न। संभारिक, परमाणु भार समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, तो क्या होगा? समभारिक। भारिक में भार बराबर होगा और समस्थानिक में परमाणु संख्या बराबर होगा। तो पूछ रहा किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्का का पता लगाने, तो क्या होगा? सोडियम 24, सोडियम 24। अच्छा, कोबाल्ट 60 रक्त का कैंसर, कोबाल्ट 60 रक्त का, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि में कोई विकृति उत्पन्न होता है तो उसमें किसका उपचार किया जाता है? आयोडीन 131। और लोहा का प्रयोग एनीमिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरक्तता। क्या? अरक्तता। तो अरक्तता में किसका प्रयोग? लोहा 59, जिसको एनीमिया भी बोलते हैं। तो लोहा 59 का प्रयोग किसमें? लोहा 59 का प्रयोग, आयोडीन 131 का प्रयोग, आयोडीन 131 का प्रयोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग, सोडियम 24 का प्रयोग, सोडियम 24 का प्रयोग। ठीक ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? बोल रहा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे वर्ग कितना होता है? टोटल वर्ग, टोटल वर्ग, आवर्त, आवर्त। तो पूछ क्या रहा वर्ग में? तो वर्ग में जब भी पूछेगा तो ऊपर से नीचे पूछेगा, और आपका आवर्त में पूछेगा तो बाएं से दाएं, आवर्त में पूछेगा तो बाएं से दाएं, और वर्ग में पूछेगा तो ऊपर से नीचे। तो यही पूछ रहा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? परमाणु का आकार बढ़ेगा,
दो चीज याद रखेंगे, परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग में तो क्या होगा, कौन कौन बढ़ेगा, परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता। परमाणु का आकार और विद्युत, बाकी आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगा। ठीक। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। 6.5 किसमें पाया जाता है, 6.5 लार में पाया जाता है। 6.5 लार में, 6 पाया जाता है मूत्र में, ठीक है। 6.4 दूध में पाया जाता है। 6.4 दूध में, 6.5 लार में, रक्त में 7.4। याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए, अच्छा सल्फर का यूज कहां करते हैं, प्राकृतिक रबर में कार्बन का भी यूज करते हैं, सल्फर का, दोनों का अलग अलग यूज है। जब कोई भी प्राकृतिक जो रबर होता है उसको एक निश्चित आकार देने में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन। तब उसको एक निश्चित आकार देने के लिए क्या मिलाएंगे उसमें, सल्फर। जब उसको वल्कनीकरण करना होगा तो क्या मिलाएंगे, सल्फर। लेकिन जब रबर को कठोर करना होगा तो क्या उसमें मिलाएंगे, कार्बन। रबर को कठोर करने के लिए और उसको एक निश्चित आकार देने के लिए सल्फर, या वल्कनीकरण प्रोसेस में सल्फर। ठीक है। कॉपर सल्फेट, जिसको और क्या बोलते हैं, नीला थोथा। हाँ आंसर पहले मिला ना आप लोग का, इसीलिए। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा किसको, CuSO4 इंटू 5H2। अच्छा इसको क्या बोला जाता है, ZnSO4 इंटू 7H2O। क्या इसका उपनाम, जिसे नीला थोथा बोला जाता है उसको कौन थोथा बोला जाएगा, इसको सफेद थोथा या कशिश भी बोला जाता है, सफेद कशिश। नीला थोथा को नीला कशिश भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या बोलेगा, सफेद कशिश या थोथा। FeSO4 क्या होगा, FeSO4 7H2O क्या होगा, हरा कशिश। क्या होगा, हरा कशिश। तो जब नीला थोथा या नीला कशिश बोलेगा तो CuSO4 5H2O। सफेद कशिश बोलेगा तो ZnSO4 और 7H2O। और जब हरा कशिश बोलेगा तो FeSO4 इंटू 7H2O। मतलब सफेद में किसका प्रयोग, जिंक का, सफेद में, और हरा में आयरन का, हरा में, और नीला में कॉपर का, नीला में कॉपर का। ध्यान रखेंगे सिर्फ कॉपर जो नीला है उसमें 5H2O लगता है, बाकी दोनों में 7H2O। सिर्फ नीला थोथा में 5H2O, बाकी दोनों में 7H2O। ठीक। आनुवांशिकता शब्द, बोल रहे आनुवांशिकता शब्द किसने दिया, विलियम वाटसन। आनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन। अच्छा जोहानसन क्या दिया, जीन। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, जोहानसन। और आनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन। ग्रेगर मेंडल आनुवांशिकी का जनक, ग्रेगर मेंडल क्या बोलेंगे, आनुवांशिकी का जनक। और आनुवांशिकता का इकाई किसको बोलेंगे, जीन को। आनुवांशिकता का इकाई जीन। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल, आनुवांशिकी का जनक। जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन। जीन शब्द, आनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन। आनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन। पूछ रहा आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है। आलू किसका है, कंद का। तना को 4 पार्ट में बांटा गया, कंद, घन कंद, सल्ग कंद और प्रकंद।
सबका एग्जाम्पल पूछता है, याद रखेंगे। आलू किसका है? घन कंद में कौन आता है? वेंडा और केसर। वेंडा और केसर, वेंडा और केसर। इसमें और आता है जिमी कंद। जिमी कंद जानते हैं? जिमी कंद को ही बोला जाता है सूरन। नहीं जानते? इसको ही बोला जाता है ओल। ओल जानते हैं ना? तो उसी को बोला जाता है जिमी कंद या सूरन। तो वेंडा, कैंसर, जिमी कंद, सूरन, ओल, कुछ ही बोले किसमें? घन कंद में। वेंडा नहीं पता, हमको भी नहीं पता। शायद वो भी आलू जैसा ही होता है, जैसे ये ओल होता है। मोबाइल पे देख लीजिएगा, हम भी जिमी कंद और सूरन को मोबाइल पे ही देखे, इसलिए आपको बता रहे। शकरकंद जैसा ही होता है, आलू आलू का आलू जैसा। एक सलकंद, सलकंद में कौन आएगा? लहसुन और प्याज। सलकंद में। प्रकंद में हल्दी और अदरक। हल्दी और अदरक किस में आएगा बोलेगा? तो कंद में कौन कौन आएगा? कंद में, कंद में, घन कंद में लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज, हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक, निम्न में से कौन से उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन? इसके जस्ट पीछे बताए थे, लेकिन वो इंग्लिश में था। मृदुत्तक को क्या बोलते हैं? पैरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? पैरेनकाइमा। स्थूल कौन उत्तक को? कोलेन, कोलेनकाइमा। और दृढ़ उत्तक को? स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा का क्या काम है? भोजन का संग्रह। इसमें क्लोरोफिल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसको इसीलिए पैरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, पैरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ज्यादा पाया जाता है। अब भोजन का संग्रह किसमें? मृदु उत्तक में। पौधे को लचीलापन, स्थूल कौन उत्तक? पौधे को लचीलापन, पौधे को दृढ़ता और मजबूती, दृढ़ उत्तक। पौधे को दृढ़ता और मजबूती। और जाइलम तो पता है क्या है? अच्छा, जल को, प्लांट में जल जब ऊपर नीचे होता है किस प्रोसेस से? प्रोसेस पूछता है। क्या होता है प्रोसेस? परासरण। किस प्रोसेस से? परासरण। जहां भी लिक्विड ऊपर नीचे जाना हो ना, लिक्विड जैसे जल और कुछ भी लिक्विड, तो परासरण। और जहां गैस का बात आएगा तो विसरण। याद रखिएगा, गैस का बात आए तो विसरण, और लिक्विड हो तो परासरण। केंचुआ, जोक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? किसमें? एनिलिडा में। सिलेंट्रेटा को एग्जाम्पल बताएंगे क्या? आपके पास कल क्वेश्चन मिला है, अब इसको बढ़िया से देखते तो सारा एग्जाम्पल याद होना चाहिए था। इसका मतलब डिस्कशन नहीं करते सेट का। तो सिलेंट्रेटा याद रखेंगे। सी एनिमोन, दिन भर यही रहते। सी एनिमोन। मूंगा, मूंगा किसमें आएगा? सिलेंट्रेटा में। इसका और होगा जेलीफिश, जेलीफिश। एक और है हाइड्रा। सी एनिमोन, मूंगा, जेलीफिश, हाइड्रा किसमें आएगा? सिलेंट्रेटा में। किसमें? सिलेंट्रेटा। केंचुआ, जोक एवं नेरिस किसमें? एनिलिडा। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत में। सबसे बड़ा संघ कौन? ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा। इसमें कौन आएगा? चींटी, मकड़ी, सब इसी में आता है। किसमें? ऑर्थोपोडा में। मोलस्का में कौन आता है? घोंगा, सिपिया, ऑक्टोपस, ये सब किसमें आएगा? मोलस्का में। घोंगा, सिपिया,
ऑक्टोपस, ये सब किस में आएगा? मोलस्का में। तो बोलिएगा सी एनीमोन, मूंगा, जेलीफिश, हाइड्रा किस में आएगा? सिलेंट्रेटा। जोंग केचुआ नोरिस, जोंग केचुआ नेरिस। सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ घोंगा, सिपिया और ऑक्टोपस। घोंगा, सिपिया और ऑक्टोपस। हो गया, हो गया। कहता निम्न में से किस रक्त, अच्छा ओ निगेटिव या पॉजिटिव? क्या होगा? अभी भी आधा नेगेटिव बोल रहे हैं, आधा पॉजिटिव बोल रहे हैं। ओ तो सब बोल दिए एक साथ, नेगेटिव पॉजिटिव। ओ निगेटिव, निगेटिव। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता? किसको सर्वदाता? ओ को। सर्वग्राही, सर्वग्राही। अच्छा, ओ में क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता। और ए बी में क्या नहीं पाया जाता है? एंटीबॉडी, एंटी। तो सर्वदाता बोलेगा तो ओ सर्वग्राही, ए बी। ओ में क्या नहीं पाया जाएगा? एंटीजन। और ए बी में क्या नहीं पाया जाएगा? एंटीबॉडी। ए बी में क्या नहीं पाया जाएगा? एंटीबॉडी। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन किसको बोलता है? तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई। और वृक्क की इकाई, वृक्क की इकाई क्या होगा? नेफ्रॉन। विटामिन B6 का क्या रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्स। बायोटीन किसका? बायोटीन विटामिन B7। बायोटीन विटामिन B7। फोलिक अम्ल विटामिन B11। फोलिक अम्ल विटामिन B11। साइनोकोबालामिन विटामिन B12। तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। बायोटीन, बायोटीन फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन विटामिन B11 होगा। विटामिन B9 होता कहां? एक बार देख लेंगे, हम भी कंफर्म नहीं, एक बार देख लें। कल क्लियर कर दे। टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से कौन सा अंग? आंत। टाइफाइड से आंत। रेयाना बर्नावी, रेयाना बर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाले किस देश की पहली महिला? सऊदी अरब। रेयाना बर्नावी कहां की? यूएई की पहली महिला कौन बनी है? नौरा अल मतरूसी। आप लोग करंट पढ़ रहे हैं? जरूर पढ़िएगा। तो यूएई के कौन होगा? नौरा अल मतरूसी। और सऊदी अरब का रेयाना बर्नावी। सऊदी अरब का रेयाना बर्नावी। अच्छा, भारत से अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। और विश्व में अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा। विश्व में अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहा? बेंगलुरु। बेंगलुरु। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया? अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक? कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा कहां? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है अभी? आज जाके पहला काम करंट में ही कीजिएगा कि सीएम और राज्यपाल याद कीजिएगा, ठीक है? सीएम और राज्यपाल बहुत हॉट टॉपिक हर एक एग्जाम में पूछता है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? पेमा खांडू। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान? किस भाषा के लिए? अभी 2023 का सरस्वती सम्मान मिला न, तो पूछेगा किस भाषा मिला? तो तमिल। किसको मिला? तो शिवशंकरी। किसको मिला? उनका कृति क्या था? सूर्यवंशम। कृति क्या था? सूर्यवंशम। ये जो सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता? के बिरला फाउंडेशन। किसके द्वारा? ठीक है, मैथ है ना? 1200 होगा, ठीक है? क्या आंसर मारते हुए बढ़ते हैं? बताएं। एक मिनट, बस 5 मिनट। 720 रुपया में खरीदा, 25% हानि होती है और क्या होता है? 25% लाभ कमाना चाहता है। हम अपने तरीका से बताएंगे, हम टीचर मैथ का है ना। 720 रुपया में खरीदा, उसको 25% लाभ मतलब क्या? उसका 75%। अब लाभ कितना कमाना चाहता है? 25%। मतलब उसको कितना बेचेगा? 125 में 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 25 125। इसको 3 से काटेंगे, 24 तिया 72, 24 पचे क्या होगा? एगो जीरो फिर बचा हुआ है 1200, ठीक है? पता है आप लोग मैथ बना लिए, इसलिए अल्लाह करने, शांत रहिए। प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना? मतलब 1 से लेकर कितना तक? इसका फॉर्मूला एपी में पढ़े होंगे ना, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n-1 होगा इंटू डी, है ना? इस पे पुट कीजिएगा। इसका आंसर आपका होगा 1035। साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में, तो बोल रहा है किलोमीटर पर घंटा, तो इसको क्या करेंगे? 150/25 किलोमीटर, ये मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर पर सेकंड बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। कितना आएगा इसका? 21.6 किलोमीटर पर घंटा। 2000 का 18 माह का 6%। साधारण ब्याज कितना? 180। एक कमरे में इतना रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च कितना लगता है? 510 रुपया। कमरे की लंबाई 8 मीटर, तो उसकी चौड़ाई बना। कमरा का पहले क्षेत्रफल क्या होता है? डरते भी कहीं के ऊपर नीचे नहीं भाग जाए। कमरा की लंबाई चौड़ाई होता है ना, कमरा का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई x मान लेते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 8, चौड़ाई x इंटू कितना खर्च हुआ प्रति वर्ग मीटर? ये तो टोटल क्षेत्रफल निकला,
जितना भी वर्ग मीटर आएगा टोटल क्षेत्रफल। अब उसका प्रति वर्ग मीटर में 8 इतना 8.5 रुपये खर्च होता है। अब इसको इससे गुना करेंगे, टोटल बराबर कितना 500। एक सब वैल्यू निकाल लेंगे, काट चौड़ाई आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है, एक खंभे के निचले सिरे से मानिए कोई खंभा है, निचले सिरे से 50 मीटर दूरी, 50 मीटर को यहां होगा, 50 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी, इसका चोटी का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो बोल रहा है खंभे का ऊंचाई, खंभे को ऊंचाई फॉर्मूला लगाते हैं 10 के 30 डिग्री क्या आ जाएगा, एक मिनट, चोटी का इस खंभे, ठीक है, लंब बटा आधार, तो लंब ये भी हो जाएगा। और आधार कितना है 50। अब 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी बाई 50। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ए बी बराबर 50/√3, 50/√3। एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 है, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल है, तो साइड कितना हो जाएगा, साइड 23 हो जाएगा। अब विकर्ण क्या होता है √2 × a होता है, तो 23√3 हो जाएगा। ठीक है, $324 होगा। वैल्यू पुट करना है 5/3 इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका 3। ठीक है, बताएं एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 1 बराबर 0 होता है। अच्छा x + 1 बाई एक्स ने बोल रहा है, इसको x से भागा दे दीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 1 बराबर 0। x से भागा देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, ये क्या बचेगा -3 + 1 बाई एक्स हो जाएगा बराबर 0। अब क्या पूछ रहा है x + 1 बाई एक्स, ये माइनस में 3 इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में 3, तो x + 1 बाई एक्स पूछ रहा था, क्या आ जाएगा 3 आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका 2, इसका आंसर होगा 2। क्या होगा 60। जानते हैं कैसे होगा, सबको जोड़ दीजिए और जितना इसमें कितना अक्षर है 5 माइनस कीजिएगा, इसमें भी जोड़ दीजिएगा और 4 है तो 4 माइनस कीजिएगा, आ जाएगा। इसका आंसर 22 होगा, ये होगा। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है समीर, रात्रि समीर। पूछ रहा अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, अनुजोड़ एसन, अनुजोड़ एसन। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत बिना पानी, जिसका मतलब सरस्वती होता है, बहुब्रीहि समास क्या होता है, एक दूसरा अर्थ लेकर निकले, तो बिना पानी क्या तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, बिना पानी मतलब सरस्वती, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बुढ़ापा भाववाचक, बुढ़ापा कैसा है भाववाचक। सावधानी सिर्फ ई, क्योंकि सावधान के बाद लगाते हैं, तो क्या होगा ई। बोल रहे हैं इसमें समझा दीजिए, इसको हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। इसमें होगा लॉस्ट, इंग्लिश पढ़ते नहीं हमने पढ़े। इसका होगा क्या क्वेश्चन,
विजिलेंट, टेडपोल, द यंग ऑफ ए फ्रॉग, टेडपोल होगा। एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, डी हो जाएगा। साइंस है वो लास्ट में। सबसे छोटा पुष्प, बुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प, सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा बीज, आर्केड, सबसे बड़ा बीज, सबसे बड़ा बीज, बोलिएगा सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प रेप्लेसिया, सबसे छोटा बीज आर्किड और सबसे बड़ा बीज कोकोडिमा। हो गया, धन्यवाद। अरे गजब।